नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का मैंडेट था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है उसके हिसाब से स्कूली शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा को ओरिएंट करना। अब इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी हैं और ये सिफारिशें जो है वो कहती हैं कि जेईई और नीट की जो परीक्षा होती है और इस तरीके से जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के बाद, उनके पैटर्न में, एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेबस में और जो 10वीं 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल में, उसके पैटर्न में, सिलेबस में काफ़ी अंतर है। इसको कम करना चाहिए। तो एनईपी जो कि देश की शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से ढालने के मकसद से लाई गई है कि इंडस्ट्री की डिमांड्स पूरी हो और एम्प्लॉयमेंट रेडी लोग तैयार हो सकें, तो उसको जब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम बैठते हैं, सोचते हैं कि क्या करना होगा, तो एक नतीजा तो ये निकलता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और जो स्कूल के एग्ज़ाम्स है, दोनों के बीच में बड़ा अंतर है, तो इसको कम किया जाए। ये बातचीत करते हुए कमेटी ये भी सिफारिश करती है कि कोचिंग्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके चलते छात्रों पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि सिलेबस में गैप है, उसको भी कम करना होगा। और ये सिलेबस गैप अगर हम कम करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न्स में सिमिलरिटी लाएंगे, तो थोड़ा प्रेशर कम होगा, कोचिंग्स की दखल जो है वो कम होगा। इसके साथ ही साथ कमेटी ये भी कहती है कि एजुकेशन सिस्टम में जो गैप है उसी में कोचिंग पैदा हो रहे हैं, तो क्यों ना उस गैप को फिल किया जाए, कोचिंग की ज़रूरत कम रहे। तो जो काम कोचिंग कर रहे हैं वो स्कूल ही क्यों नहीं करते, क्योंकि कोचिंग्स के आने के बाद डमी स्कूल्स भी आ गए हैं और उनका भी प्रेशर आ रहा है हमारे रेगुलर स्कूल्स पर, फॉर्मल स्कूल्स पर। तो फॉर्मल स्कूल्स कुछ अपने आप को चेंजेस करें, अडॉप्ट करें, ताकि जो कोचिंग का जो काम पड़ रहा है या जो छात्रों को मजबूरी हो रही है कोचिंग के लिए, वो कम हो। कोचिंग के चलते छात्रों को बहुत जल्दी प्रेशर में आना पड़ता है। आजकल 5th 6th 7th 8th से ही कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको लेके छात्रों पर तरह तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव भी आ रहे हैं, उसको भी कम करने की ज़रूरत है। यानी जो स्टूडेंट है हमारे स्कूल में, उनके मेंटल हेल्थ या कहें उनके स्ट्रेस लेवल पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कमेटी ये भी कहती है कि पूरे ओवरऑल माहौल को सुधारने के लिए जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनटीए हो, इन सब को मिल बैठ के और समीक्षा करनी चाहिए कि एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, उनके पैटर्न को इधर कैसे लाया जाए, वगैरह वगैरह। तो एक पूरा एक व्यापक आप कह सकते हैं सिफारिशें दी है कमेटी ने। और चूंकि ये केंद्र सरकार की कमेटी थी, बिल्कुल मकसद स्पष्ट था, तो मानना चाहिए कि इस दिशा में काम होगा और चीज़ें बढ़ेंगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल हैं तामिनी जोशी और साथ ही करियर एंड एजुकेशन कोच अतीशा केसवानी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दामिनी जी, पहला सवाल आपसे ये है, जो गैप जिस पे हाईलाइट किया है कमेटी ने, वो तो रियलिस्टिक है? जी बिल्कुल रियलिस्टिक है। अ, अ, जो बच्चे जेई के लिए तैयारी करते हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है एग्जाम का, वो सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न से बहुत बहुत अलग है। तो बच्चों को अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। हम ये नहीं बोल सकते कि सीबीएसई के लिए अगर बच्चा तैयार हो रहा है सीबीएसई एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो बच्चा इन एग्जाम्स में भी एक्सेल कर पाएगा। सो डेफिनेटली वहाँ पे एक गैप तो ज़रूर है, जो जैसा कमिटी ने जो निष्कर्ष दिया है, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सिफारिशें या जो जिस गैप की हम बात कर रहे हैं, जी। तो इंडस्ट्री को चाहिए ऐसे लोग जो स्किल रेडी हों और उसके हिसाब से वो ओरिएंट करते हैं इंस्टीट्यूट्स को, और जी। उसके हिसाब से फिर वो इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से एनटीए हो या जो भी
संस्था वो एग्ज़ाम तैयार करती है और वो मैच नहीं करता है सीबीएसई से। हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो रोबोट्स तैयार कर रही है, कॉर्पोरेट गुलाम तैयार कर रही है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को जो है वो ऐसे बनाना चाहिए कि व्यक्ति निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो। ये तो पूरी कहानी, क्या ये पूरा इंडस्ट्री के तरफ या रोज़गार देने के तरफ ही ढल नहीं जाएगी जो सिफारिशें आई हैं उसके हिसाब से? मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर ही डेवलप करेगी। डेफिनेटली जो ये इन्होंने मत दिया है कमेटी ने, इट विल डेफिनेटली हेल्प द चिल्ड्रन, मतलब ये ज़रूर बच्चों को हेल्प करेगी कि क्योंकि देखा जाए तो हम जो पढ़ते हैं स्कूल में, सर, ये आपको भी अच्छे से पता है कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसका यूज़ जो है कॉर्पोरेट में उतने उस हद तक हो ही नहीं पाता है। सो इट इज़ बेटर दैट वी टाइम रहते हुए ही हम बच्चों को वो सिखाएँ जो उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ आने वाला है। एंड अभी तो सीबीएसई एंड एनईपी का ज़्यादा रुझान इस तरफ ही है, स्किल बेस्ड टीचिंग हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चे जाएँ, वही उनका एम है। अतीशा जी, हालांकि ये पिछला सवाल भी अतीशा जी से था, बट अतीशा जी आपसे मेरा सवाल ये है, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, आप एक ख़ास दिशा में चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं और जैसा मैडम बोल रही हैं कि ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, उसके साथ अग्री कर लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस दिशा में अगर हम अपने पूरे सिस्टम को ले भी जा रहे हैं तो कैसे करेंगे? सिर्फ जेई और नीट तो है नहीं। ठीक है कि दोनों को मिला के 30-40 लाख बच्चे आप और आगे हर साल बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन क्या इन दो एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग ले रहे हैं? बाकी एग्ज़ाम्स के साथ भी तालमेल हो जाएगा अगर हम जेई नीट से तालमेल बना लें? कैसे तालमेल बनाएंगे आप? बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके। अतीशा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी, 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 आवाज़ आ रही है आपको मेरी? तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, उन सब एग्ज़ाम्स का जो करिकुलम है, वो थोड़ा-सा स्कूल के करिकुलम में और एंट्रेंस एग्ज़ाम के करिकुलम को मैच किया जाए। सबसे पहले तो सिर्फ जेई या नीट के एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं है, आप सीए एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लीजिए, आप एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लीजिए। सारे एग्जाम्स में यही होता है कि जहां कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स आएंगे उसके लिए सिंगल टेस्ट के लिए बच्चा प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग की तरफ भागेगा ही, क्योंकि जो स्कूल की बुक्स सिखा रही हैं समवेयर और दी अदर वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तरफ लेके जा रही हैं। मतलब स्कूल की बुक्स, स्कूल के बोर्ड सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स तक सीमित हैं। बट अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस को देखें तो वो बहुत अलग होता तो वो स्कूल के बेस का ही है, बट उसका लेवल इतना अपग्रेडेड रहता है, इतना हायर अप रहता है कि स्कूल के टीचर्स वो लेवल पे वो उसको पढ़ाते ही नहीं हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर स्कूल के सिलेबस को हम थोड़ा सा एनहांस करें और बोर्ड के सिलेबस को थोड़ा एनहांस करें तो हम एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस के एट पार आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से समवेयर और दी अदर आपके कोचिंग के जो आवर्स हैं उसको आप कैप अप कर सकते हो। बिकॉज जो प्रेशर बच्चा पहले स्कूल में पढ़े फिर बच्चा वहां जाके पढ़े, कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी तो रह ही नहीं पाती। अगर ये बात कहीं ना कहीं आके मैचअप हो जाती है, फिर जब बच्चा इंस्टीट्यूट जाता है तब मुझे लगता है कि उनके कॉर्पोरेट रेडी होने की चीज की जरूरत है। आई कंप्लीटली अग्री मैम से कि आजकल सीबीएसई बोर्ड में समवेयर और दी अदर एनईपी की वजह से बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट सेशंस हो रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बट वो सिर्फ सेशंस हैं, उनका एक्चुअल यूज़ तो कॉलेज जाके ही आएगा। पहले तो उस कॉलेज में जाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चा कहाँ अंडर प्रेशर फील कर रहा है? बच्चा वो क्लास 11th और 12th में ही अंडर प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि उसको स्कूल की तरफ से प्रेशर है, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, कोचिंग में जाना पड़ रहा है क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश है बातें। इसी आधार पर तो कमेटी बनी और सिफारिशें हुई। गैप्स तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कोई गैप को आप देख कैसे रहे हैं? किसी एक जगह के गैप को देख रहे हैं, एक गैप को देख रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। जैसे इस कमेटी ने कहा है कि जो सीबीएसई का पैटर्न है वो है कॉन्सेप्चुअल और वो है एनालिटिकल, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो एमसीक्यूज पर बेस्ड हैं और वो ज़्यादा आपकी एक क्षमता, कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं कि आप कितना आपका माइंड कितना रीजनिंग करता है वगैरह वगैरह।
तो सवाल ये है कि इस गैप को फिल करने का रास्ता क्या है? मतलब जो सीबीएसई कर रहा है वो बदलने की जरूरत है, या जो एग्जाम्स ले रहे हैं वो बदलने की जरूरत है? ये कैसे ब्रिज बनेगा? दोनों को मैचअप करने की जरूरत है। थोड़ा सा स्कूल में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना जरूरी है। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में अगर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस मिले और वो बच्चा वहां पे प्रिपेयर करे तो समवेयर और दी अदर कोचिंग के नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस हो जाएंगे ना। उसको मैचअप करने की जरूरत है। सिलेबस सिर्फ सीबीएसई को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम्स की चेंज होने की भी बहुत जरूरत है। आखिर हम बोर्ड एग्जाम्स को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे? पहले के टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे कई कॉलेज में एडमिशन्स होते थे, बट अब बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे कोई भी कॉलेज एडमिशन जल्दी नहीं ले रहा है। सबने अपने अपने सेल्फ एग्जाम्स बना लिए हैं। तो आपको नहीं लगता है वो प्रेशर क्रिएट करेगा? वो इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है। हर बच्चा हर डिफरेंट एग्जाम दे रहा है, वन एग्जाम हो ही नहीं रहा है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग पढ़ाई करो, एंट्रेंस के लिए अलग पढ़ाई करो, सिलेबस मैच ही नहीं है। सिलेबस मैच होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल जो बोर्ड पढ़ा रहा है और जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो रीजनिंग और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज पे है, उसको मैचअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मेरा मानना है। मैचअप करने की ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ठीक करने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि ठीक कैसे करेंगे और उसमें किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पे वो चीज़ आ जाए। मैम ये बताइए कि आप लोग जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका भी तो अनुभव होगा ना स्कूल के बच्चों के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए 8th क्लास से बच्चे का ओरिएंटेशन होता है करियर के तरफ और उसके हिसाब से फिर उसको कोचिंग में डाला जाता है वगैरह वगैरह, तो उसमें आप लोगों की परेशानी भी होती है। तो आप लोगों को क्या गैप दिखता है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम दिखता है? दामिनी मैम। मनोज जी, प्रॉब्लम यही दिखता है कि एक भेड़ चाल सी हो गई है अभी। जैसे जैसे आपने बोला कि सब लोगों को जेई एंड नीट ही दो चीजें ऐसी दिखती हैं। आई थिंक कि जैसे हमारे स्कूल में हम बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं, डिफरेंट क्षेत्रों के लोगों को बुलाते हैं जो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। इफ वी गिव एक्सपोजर, अगर हम एक्सपोजर दे बच्चों को राइट फ्रॉम क्लास 8 कि देर आर अदर करियर ऑप्शंस आल्सो अदर देन नीट एंड जेई ओनली, सो वो बहुत जरूरी है। एंड स्कूल में डेफिनेटली पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है एंड बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है। पेरेंट्स के ऊपर पेयर प्रेशर है, बच्चों के ऊपर भी पेयर प्रेशर है कि अगर जी, तो थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है। अतिशय ये बताइए कि जैसे मैम ने कहा कि भेड़ चाल है, मुझे तो नहीं लगता भेड़ चाल है। भेड़ें तो एक जाती है, उसके पीछे पीछे सब पास हो जाती हैं, मतलब जहाँ जाती है सब एक साथ चली जाती है। यहाँ तो दूसरा है, यहाँ तो मामला ये है कि 10 लोग निकल जाएंगे और 90 लोग पीछे रह जाएंगे। उनका क्या होगा भगवान मालिक है। तो कहीं ये तो नहीं कि समस्या ये है कि कम चीज़ें हैं और उम्मीदवार ज़्यादा हैं और उसको हम इधर से उधर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी सोच रही है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ तो तुरंत बढ़ा नहीं सकते, तो ये फेर बदल करके टाइम बाय किया जाए। सर, मैं करियर काउंसलर हूँ। ऑनेस्टली बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं एंड मैम एक बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि भेड़ चाल है। आज अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा कोई एक चीज में जा रहा है और एक ग्रुप है जिसमें एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो बाकी बच्चे उसको फॉलो करने लगते हैं। जब एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा होता है तो वो अपना गाइडेंस देता है कि फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स लूंगा और मैं सीए करूंगा। उसको देखते देखते उसके फेलो फ्रेंड्स भी सीए करना चाहते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये है भेड़चाल अभी भी चल रही है। बच्चे अपने फ्यूचर को अपने लेवल पे नहीं दिखना चाहते हैं। कंपैरिजन फैक्टर आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो तो ये पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाके इतना अच्छा काम करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, कहीं ना कहीं मैं पीछे छूट जाऊंगा। तो वो जो पीयर प्रेशर आता है उसकी वजह से बच्चे एक दूसरे को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। वो ये एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट किस तरफ है, उनका बिहेवियरल असेसमेंट किस तरफ लेके जा रहा है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग आउट है। आज भी काफी स्कूल्स में जब मैं करियर काउंसलिंग ले रही होती हूँ वहां पे यही हो रहा होता है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स, उन सब के साथ ज्यादा रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जब स्कूल में रह के उनके साथ हमने अच्छे से कर लिया है तो हम कॉलेज में भी एडमिशन लेके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। भेड़ चाल तो वेरी मच एग्जिस्टिंग है और उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है काउंसलिंग।
पेरेंट काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग, उनको ये बात समझानी पड़ेगी। पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है, और बच्चे को ये समझाना पड़ेगा कि उनका नीश किस तरफ है, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। वो कॉमर्स लें या आर्ट्स लें या ह्यूमैनिटीज लें या साइंस लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोफेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। जस्ट दैट हमको करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज के लिए एंट्री लेनी है। जी, प्रोफेशंस बहुत अवेलेबल है, भेड़ चाल है, लेकिन भेड़ चाल का समाधान क्या है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं भेड़ चाल से आप कहीं बच नहीं सकते। एक साल टमाटर के भाव अगर अच्छे होते हैं बाज़ार में, तो अगले साल उस इलाके के सारे किसान ढेरों टमाटर उपजा देते हैं, फिर हो जाती है टमाटर की अधिकाई और टमाटर जो है सड़कों पर फेंकी जाने लगती है। एजुकेशन सिस्टम और एक साल की खेती क्या बराबर चीज़ है? क्या मैं उसकी तुलना कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सही सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, जो बात अतीशा कह रही थी, तो इस कमेटी ने सिफारिश की है एक एप्टीट्यूड एंड करियर पोर्टल, नेशनल पोर्टल भी बनेगा। और क्या क्या बातें हैं, सिफारिशें हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक हाई पावर्ड, हाई लेवल कमेटी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सिफारिशें दी हैं, और उसमें ख़ास करके जोर जो है वो 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षाओं पर है। ये कमेटी ये भी कहती है कि जो एडमिशन्स के जो सिस्टम बना है उसमें बोर्ड एग्ज़ाम को भी प्रॉपर वेटेज मिलना चाहिए कॉलेज एडमिशन के टाइम पे, जो इस वक्त नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी सिफारिशें हैं। और ये सिफारिश एक तरीके से आप देखेंगे तो एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितने बड़े बड़े छेद हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। आप कहिए तो उदारीकरण के दौर में सब कुछ नया हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी नई हो रही है, मगर 30-40 साल होने आए अब हमें अपनी इकोनॉमी को खोले हुए, अभी तक हम गैप्स ही ढूंढ रहे हैं, उसको भरने की बात की है। बहरहाल दामिनी मैम, ये बताइए कि ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि स्कूल जो है वो सेकेंडरी हो गए और कोचिंग जो है वो प्राइमरी हो गए, तो इसके लिए हमेशा कोचिंग वालों को विलेन पेंट करने की कोशिश होती है। तो कोई हीरो होता नहीं, कोई विलेन होता नहीं, हम सब मिलकर ये दुनिया चलाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम जैसा बोला उन्होंने कमेटी ने कि जो सिलेबस में गैप है एंड जो एग्जाम पैटर्न में गैप है सर, उसकी वजह से क्या हो गया है कि बच्चे अभी ज्यादा फोकस कोचिंग सेंटर्स पे करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है, जैसे मैम ने भी बोला, कि जैसे पहले बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को कुछ वैल्यू दी जाती थी इन एडमिशंस टू सर्टेन कॉलेजेस, जो कि अभी नहीं है। तो अब बच्चों को भी ये लगने लगा है कि बोर्ड एग्जाम करने, मतलब सीरियसली करने में मेरे को कोई फायदा नहीं है, मेरा जो फायदा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में ही है। सो मुझे फोकस उधर ही करना चाहिए, एंड उस लाइन में पढ़ाई जो है वो कोचिंग सेंटर्स में ही आजकल ज्यादा होती है, बिकॉज लाइक आई सेड कि बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न बहुत अलग है। तो फिर धीरे धीरे बच्चों का रुझान कोचिंग सेंटर्स की तरफ ज्यादा हो गया, एंड सो इवेंचुअली अब ये है कि कोचिंग सेंटर्स में ही बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं और स्कूल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है आदिशा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि चलिए ये सब सिफारिशें हम मानते हैं, ऊपरी तौर पर देखने पे लगती भी हैं कि सही है, इनको होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? क्या प्रैक्टिकल नज़रिया होना चाहिए ताकि इफेक्टिवली इसको हम ज़मीन पे उतार पाएं? हाँ, प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। सबसे पहले अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाया जा सकता है। एनसीईआरटी बुक्स में जो रेपिटेटिव चीज़ें हैं, जो चीज़ बार बार रेपिटेटिव आ रही है, हायर कंटेंट ऑफ लर्निंग है, जो बहुत ज़्यादा याद करने वाला कंटेंट है, जो हमें एंट्रेंस एग्जाम्स में काम नहीं आता है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स के सारे कंटेंट को बुक्स में ला सकते हैं, उसको एक बेस तैयार करके दोनों के एग्जाम्स को क्रिएट किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम्स को इम्पोर्टेंस वहाँ पे मिलना शुरू होती है। और जितना मैंने समझा है, एनईपी ये बोलना चाह रही है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। मतलब एनईपी का कहने का मतलब है कि बच्चे का ना ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए,
और जो अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी कोचिंग सिस्टम बहुत प्राइमरी होती जा रही है, क्योंकि बच्चों में वही आ रहा है बार बार कि कोचिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एंड स्कूल का बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको हमको खत्म करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाना चाहिए, रिपीटेटिव कंटेंट को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है एनसीईआरटी बुक्स में। नए तरीके से उसका सिलेबस लिखना चाहिए और उसमें एमसीक्यू एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन की चीज़ों को ऐड किया जाता है। एंड इसके साथ साथ टीचर्स का स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर्स उस डेवलपमेंट के साथ आके बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का डेवलपमेंट स्कूल की लर्निंग की कंटिन्यूस हो जाएगा और उसकी तरफ उनका रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। समय कम है, आखिरी सवाल दामिनी मैम आपसे है, जो बात इन्होंने जहां छोड़ी है वहीं पे टीचर्स पे बहुत बात होती है कि अब कोचिंग में तो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं या जिन लोगों ने नीट क्रैक कर रखा है, डॉक्टर्स हैं, उनको लगा देते हैं पढ़ाने में, ये इस खास चीज़ के लिए। बाकी स्कूलों पे अब स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, चकाचक है स्कूल्स, लेकिन टीचर्स को लेके इतने सवाल क्यों हैं? आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों नहीं बढ़िया टीचर्स आते हैं? क्या तनख्वाह नहीं मिलती? क्या बात है? तो मनोज जी, इसमें मुझे यही लगता है कि शुरू से ये ऐसा एक मानना है कि जो लोग कहीं भी जॉब नहीं कर पाते तो वो लोग टीचिंग में आ जाते हैं। ये काफी हद तक, क्योंकि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको अनफॉर्चुनेटली कोई भी उतनी इज्जत से नहीं देखता, क्योंकि इज्जत से इन द सेंस कि दे फील कि ये तो वही लोग करते हैं जिनको जिंदगी में और कहीं कुछ सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो एक तो हमको ये सोच लोगों की बदलनी है कि टीचिंग इज अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन। ये सारे प्रोफेशंस को जन्म देने वाला एक प्रोफेशन। तो जब तक वो हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे उतनी टीचिंग को एज अ प्रोफेशन, आई थिंक लोगों की सोच को बदलने का वक्त है। एंड डेफिनेटली अगर उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो तनख्वाह भी अकॉर्डिंगली उस प्रोफेशन में बढ़ेगी, एंड अच्छे अच्छे लोग जो है वो भी दे विल लुक फॉरवर्ड टू बिकमिंग टीचर्स, एंड आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत अच्छी बात कही और सही बात कही, लेकिन अब ये है कि सब मामला सर्कुलर होता है लाइफ में, सब कुछ बोलते हैं ना, लाइफ 360 डिग्री घूमती है। तो अब ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसको कि शिक्षक से वास्ता ना पड़ा हो और जिसको समझ में नहीं आया हो कि शिक्षक का क्या महत्व होता है जीवन में। बावजूद इसके अगर टीचिंग को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हम नहीं मान रहे हैं तो हमारे खुद के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप टीचर को सम्मान आप तभी दे सकते हैं जब आप शिक्षा को सम्मान दें। शिक्षा को भी तो हम यही मान रहे हैं कि नौकरी दिला दे, रोजी रोटी चल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। तो शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण ज़रूरी है और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें कितनी सक्षम है, उसको लागू हुए काफ़ी दिन हो गए, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। देश हमारा है, शिक्षा व्यवस्था भी हमारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, तो इस पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है और अपनी भूमिका भी निभाइए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।